Good morning, dear students. Today we are going to discuss about the efficiency of fuel. What do we understand by efficiency of fuel? मतलब फ्यूल की कैपेसिटी कितनी है, फ्यूल जो है हमें कितनी एनर्जी देता है, कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है किसी फ्यूल को बर्न करने से. तो इट इज़ बेसिकली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल. जो हमारी एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल होती है उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं. अब कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या होती है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीटली बर्निंग 1 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल इन प्योर ऑक्सीजन. हम अगर 1 किलोग्राम 1 kg फ्यूल को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्योर ऑक्सीजन, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल. एंड यूनिट्स आर, इट इज़ मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ किलो जूल्स पर किलोग्राम. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलो जूल्स per kilogram. Okay, so formula for calculating the calorific value is equal to amount of heat energy produced upon weight or mass of the fuel burnt. हमने कितना फ्यूल बर्न किया और हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस मिली. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल. मोस्टली आपने ये देखा होगा कि वेन एवर यू बाय वेफर्स और चिप्स और सम बिस्किट्स, सो ऑलवेज दे हैव मैंशनड दैट number of calories that you are going to get after eating this food or particular wafer or your chips or the biscuits. So इसका मतलब है कि food is also a fuel for our body. आपने ये फील भी किया होगा कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द बॉडी. वी फील वेरी हॉट एंड वी लाइक टू स्विच ऑन द फैंस ऑल्सो, क्योंकि जो फूड है आपकी बॉडी के अंदर जब जाता है तो इट अंडरगोज what प्रोसेस? डाइजेशन. ठीक है, डाइजेशन के बाद एसिमिलेशन होती है फूड की. तो ये जो सारी प्रोसेस है इसके साथ जो है फूड जो हम ऑक्सीजन इनहेल करके लेके जाते हैं बॉडी में, तो उस ऑक्सीजन की हेल्प से जो फूड है हमारी बॉडी के अंदर वो बर्न हो रहा है. इट इज़ गेटिंग डिकम्पोज और इट इज़ गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड टू प्रोड्यूस ब्लड. ठीक है ना, तो ये जो सारी प्रोसेस है इससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो वहाँ पे हमने देखा कि हमने ऑक्सीजन जो इनहेल करी है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, right? So here we are talking about the fuels that we normally use in our vehicles or in a day-to-day life. For example, now let's do a numerical. आप मैथ्स में सम्स करते हैं और साइंस में हम जो सम्स करते हैं उसे हम न्यूमेरिकल्स कहते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, वी आर गिवन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वुड इज 18,000 किलो जूल्स पर किलोग्राम. हमें कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है, दिस थिंग इज गिवन टू अस. ठीक है, नाउ दे आर आस्किंग हाउ मच ऑफ वुड इज रिक्वायर्ड, means what is the weight of the fuel burnt, how much of wood is required to produce heat energy of 1,08,000 kilojoules. ठीक है, तो हमें अगर 1,08,000 किलो जूल्स की एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए, तो हमें कितनी वुड को बर्न करना पड़ेगा. तो हमें सिंपली क्या करना है, हमने इस फॉर्मूला को उठाना है, इसके अंदर जो चीज़ें हमें गिवन है उनकी वैल्यू पुट करनी है, जो नहीं गिवन है उसकी वैल्यू हमारी ऑटोमेटिकली वी कैन कैलकुलेट. नाउ वी वर गिवन कैलोरीफिक वैल्यू, we were given the amount of heat energy produced, but we are asked the weight of the fuel used. So हम वैल्यू पुट करेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू इज 18,000 किलो जूल्स पर किलोग्राम. यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज 1,08,000 किलो जूल्स और वेट ऑफ फ्यूल और वुड वी डोंट नो. सो हम कैसे करेंगे, जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं. अब वेट ऑफ फ्यूल निकालना है तो इसको आप इधर ले जाएंगे, इज इक्वल टू के साइन के यहाँ ले जाएंगे. ठीक है, तो दिस दैट मीन्स कैलोरीफिक वैल्यू विल कम हियर, विल टेक प्लेस ऑफ दिस वेट ऑफ वुड और फ्यूल. After doing calculations, we get the answer 6 kilograms. So this is the weight, or this amount of wood is required to produce heat energy of 1,08,000. So this way you can get many more calculations or the numericals based on this formula. So you have to learn this formula also for calculating the efficiency or calorific value of the fuel. Now what are the characteristics of good fuel? हम good fuel के क्या characteristics हैं, क्या features हैं, हम कैसे judge करेंगे कि good fuel है. तो पहला क्या है कि उसकी एफिशिएंसी कैसी है, मतलब कम से कम अमाउंट में अगर हम फ्यूल को बर्न करें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी मिले. ठीक है ना, कम से कम लकड़ी बर्न करनी पड़े और हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा मिले जिससे हमारा फूड भी कुक हो जाए, हमारे और पर्पज भी सॉल्व हो जाए. तो दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड फ्यूल, राइट. सो इट शुड बी चीप एंड रेडिली अवेलेबल. पहले तो मुझे अपनी मार्केट में देखना पड़ेगा कि जो फ्यूल मुझे रेडिली अवेलेबल है, ईजिली मिल जाता है और प्राइस वाइज भी वो चीप होना चाहिए, नॉट वेरी एक्सपेंसिव दैट आई कॉन्ट अफोर्ड इट. सेकेंड थिंग, इट शुड बी ईजी टू स्टोर. अब उसको स्टोर करना भी ईजी होना चाहिए. एलपीजी सिलेंडर्स आर वेरी इजी टू कैरी एंड ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर. ठीक है ना, तो उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, राइट. तो ऐसा फ्यूल जो मेरे लिए स्टोर करना भी ईजी हो. इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू. एज आई सेड, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कि कम से कम मुझे फ्यूल बर्न करना पड़े और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी मिले, तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए उसकी. इट शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज एज पॉल्यूटेंट्स. तो हार्मफुल गैसेज नहीं प्रोड्यूस करे जिसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट हो. इट शुड हैव लो इग्निशन टेम्परेचर.
इग्निशन टेम्परेचर इसका लो होना चाहिए बट नॉट बिलो द रूम टेम्परेचर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसका इग्निशन टेम्परेचर लो तो होना चाहिए पर इतना लो नहीं कि रूम टेम्परेचर से भी नीचे हो. अदरवाइज क्या होगा कि इट विल अंडरगो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन. वो अपने आप ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा फायर, तो इट विल बी वेरी हार्मफुल, वेरी डेंजरस फॉर मी. सो टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर को लो होने का मतलब है कि लो बट नॉट बिलो द रूम टेम्परेचर, मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम ही होना, ज़्यादा ही होना चाहिए इसका. देन इट शुड अंडरगो कंप्लीट कंबस्शन एंड शुड बी कंट्रोलेबल. तो इसकी जो कंबस्शन है कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में इसको अगर हम बर्न करें तो इसकी कंबस्शन कंप्लीट हो जाए, फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स में रिलीज हो जाए. और शुड बी कंट्रोलेबल. अगर इनकेस फायर हो जाती है, फायर लग जाती है, तो इट्स फायर कुड बी कंट्रोल्ड इजीली. It should not be uncontrollable. Okay, these are the features of the good fuel. Now let's see that why do we consider the gaseous fuels better than the solid or liquid. Wood को burn करना, kerosene oil को burn करना is difficult as compared to gaseous fuels like CNG और PNG और LPG. तो हमेशा ये कहा जाता है कि gaseous fuel जो होते हैं solid और liquid fuel से better होते हैं. Why? First point is that gaseous fuels can be supplied in cylinders and through pipelines. Hence transportation cost is very low. इनको easily हम transport कर सकते हैं क्योंकि cylinders में supply आती है या फिर pipelines में supply आती है जो आपके घरों में भी आती है. Now second point is that they release large amount of heat and do not produce any ash or solid residue on burning. Wood को burn करेंगे तो क्या होता है, एशेस प्रोड्यूस होते हैं, राख बनती है, ठीक है ना. तो सॉलिड जो रिमेन्स रह जाते हैं उसे हम एशेस कहते हैं. तो जब फूड को बर्न करने पे एशेस बनते हैं तो वो भी हमें, उसका भी एक प्रॉब्लम है कि उसको हम कहाँ डिस्पोज ऑफ करें, उसको फेंक के आना पड़ेगा, क्लीननेस का ध्यान रखना पड़ेगा. बट इन केस ऑफ गैशियस फ्यूल्स देयर इज नो एश और नो सॉलिड रेजिड्यू इज प्रोड्यूस ऑन बर्निंग. देन they produce least amount of harmful gases as compared to solid or liquid fuels. अगर हम सॉलिड वुड को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेज आर प्रोड्यूस वुड को बर्न करने से, और कैरोसिन को बर्न करने से भी धुआं उठता है, सूट प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से हार्मफुल जो हार्मफुल गैसेज कंटेन करता है जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर पोल्यूट होता है. बट इन केस ऑफ गैशियस फ्यूल्स very less amount of harmful gases are produced as compared to solids and liquid fuels, and they can be ignited with a small spark. That means they have very low ignition temperature and their rate of combustion is very high, very rapid, and burning they can be controlled with the help of control valve. जैसे हमने अपने LPG गैस के सिलेंडर के साथ देखते हैं और अपने गैस बर्नर्स को हम जो रोज़ यूज़ कर रहे हैं, we can easily control the नॉब ऑफ द गैस बर्नर्स एंड वी कैन कंट्रोल द फायर ऑल्सो. हमें सिम करना तो हम सिम करते हैं, हमें हाई करना तो हम हाई फ्लेम कर सकते हैं. तो देयर फायर इज कैन बी इजिली कंट्रोल्ड एंड देयर रेट ऑफ कंबशन इज वेरी हाई and they can be burnt with a small spark. That means they have very low ignition temperatures. So these are the 4 benefits of the gaseous fuels as compared to solid or. So here are the full forms of these abbreviations: LPG, that is liquefied petroleum gas; CNG, that is compressed natural gas; and PNG, that is piped natural gas. Okay, so nowadays diesel and petrol in vehicles is replaced by CNG as it is a cleaner fuel and produces less harmful gases. This is the reason why CNG is preferred, because as we said, gaseous fuels are always better than the solid or the liquid fuels. Now what are the harmful effects of fuels? अब फ्यूल्स के बारे में इतना बात कर रहे हैं कि फ्यूल्स बेटर हैं या कौन से बेटर नहीं हैं, तो उनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, unburnt carbon particles of smoke or ash produced by burning of fuels get suspended in air. हमारे जो फ्यूल हैं जिनकी इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में बर्निंग होती है या वो प्रॉपरली बर्न नहीं अगर करते हैं, तो जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स आते हैं स्मोक में जो प्रोड्यूस होते हैं या एशेज प्रोड्यूस होते हैं, दीज पार्टिकल्स दे गो इनटू द एयर एंड दे गेट सस्पेंडेड. वो हवा में लटकते रहते हैं. सस्पेंडेड का मतलब होता है कि लटकना, ठीक है. नाउ इफ इनहेल्ड, अब वही एयर को हम अगर इनहेल करते हैं तो दीज पार्टिकल्स कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स टू अस. In winters, these particles mix with fog to produce smog that is harmful to plants and animals as well. ठीक है. अब विंटर्स में क्योंकि ऑल अराउंड देयर इज फॉग और उस फॉग के साथ ये जो हवा में ऑलरेडी तैर रहे थे हमारे पार्टिकल्स ये मिक्स हो जाएंगे तो दे विल प्रोड्यूस स्मॉग. मतलब स्मोक प्लस फॉग इज कॉल्ड स्मॉग एंड दैट इज हार्मफुल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकॉज इट कॉजेज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स. Second is that incomplete combustion of carbon fuels gives carbon monoxide gas. We have already discussed this point. That is a poisonous gas, and small amounts of this gas causes breathing problems. And if inhaled in large amounts, it can cause death also. It can be fatal for us. Therefore, it is recommended
नेवर स्लीप इन अ क्लोज रूम विद बर्निंग और स्मोल्डरिंग कोल फायर। कभी कभी सर्दियों में कुछ लोग गांव में क्या करते हैं कि कोयला जला लेते हैं और उसकी हीट से, उसकी वार्मथ से अपने घर को वार्म करते हैं इन विंटर्स। बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि जब जो कोल है इट्स अ फॉर्म ऑफ कार्बन, तो ऑब्वियसली ये कार्बन जो इनकम्प्लीट कम्बशन होगी इसकी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर देगा। और अगर हमने अपने रूम को क्लोज कर लिया ऑन टॉप ऑफ दैट, तो वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इट विल स्टार्ट कलेक्टिंग इन द रूम, and if we keep on inhaling that carbon monoxide gas, so it will be causing us breathing problems or it may cause death also, right? So combustion of fuels also produces carbon dioxide gas. कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, जैसे मैं बताया कि फ्लेम का जो हमारा आउटर मोस्ट जोन था उसमें कंप्लीट कंबशन हो रही थी और लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही थी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नो डाउट, इट इज़ यूज बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, बट एक्सेस ऑफ दिस गैस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या फंक्शन है कि इसने सनलाइट को ट्रैप करना है, सन की हीट को ट्रैप करना है फॉर एनकरेजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय द प्लांट्स। बट अगर इतनी एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो चुकी है और ये गैस जो है हीट एनर्जी को ट्रैप कर रही है, इस हीट से क्या हुआ, पूरा एटमॉस्फेयर हीट अप हो जाएगा और इस हीट से सारी की सारी जो हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर भी जो है वो राइज कर जाएगा। नाउ this heating, because the earth's atmosphere has got heated up, so this heating causes melting of polar glaciers. जो पोलर रीजन्स में हमारे आइस है उसकी मेल्टिंग शुरू हो जाएगी। अब वो जो आइस मेल्ट होके जो पानी बन रहा है, दैट वाटर विल गो इनटू द सीज, एंड दैट मीन्स डेफिनेटली द वाटर लेवल इन द सीज विल राइज अप, ओके। एंड देन अगर सीज में या ओशंस में वाटर का लेवल बढ़ जाएगा तो वो एक्स्ट्रा जो वाटर उसका लेवल बढ़ा रहा है, इट विल कॉज फ्लडिंग इन द कोस्टल एरियाज। जो सी शोर्स पे रीजन्स हैं हमारे, या जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं, ओशन के पास के जो एरियाज हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली फ्लड्स आ जाएंगे। सो अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू अफेक्ट द होल अर्थ। सो दिस होल फिनोमिना इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इट इज़ द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर ड्यू टू excess amount of carbon dioxide gas produced by the incomplete combustion of the carbon fuels. Okay, this is the complete definition of global warming. Now, the fourth point is that burning of coal and diesel also releases sulfur dioxide and nitrogenous compounds also. सल्फर जो है वो मेन हमारा डाइऑक्साइड गैस होती है, एंड नाइट्रोजन के कंपाउंड्स भी होते हैं जो रिलीज होते हैं कोल और डीजल गैस के बर्न होने से। इट इज़ ऑल्सो सफोकेटिंग गैस। जब मैं सफोकेटिंग वर्ड यूज करूँ, दैट मीन्स इट ऑल्सो कॉजेज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। सो इट्स अ सफोकेटिंग गैस। सो दिस गैस इज डिजॉल्व इन द रेन वाटर। नाउ बिकॉज दिस गैस इज ऑल अराउंड इन द एयर, और जब कभी रेनफॉल होगा तो रेन के वाटर के साथ ये वाली गैस जो है मिक्स हो जाएगी, तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर विल फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा इन दोनों कॉम्बिनेशन से, एंड दैट एसिड कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, प्लांट्स एंड क्रॉप्स ऑल्सो। सो सच अ रेन इन विच देयर इज एसिड is called acid rain, and that acid comes from the pollutant of the fuels, which is caused by the burning of coal and diesel and other carbon compounds. So this is the acid rain, in which the rainwater get mixed up with the sulfur dioxide gas or other gases, harmful gases in the air, and they produce acids. So with this we complete the chapter. Thank you and have a nice day.